पत्नी बच्चे के साथ मैं अपनी 75 वर्षीय वृद्धा माता की गोद में आकर बच्चों की तरह रोने लगता हूँ। कहता हूँ, माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारा बहुत नालायक बेटा हूँ माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। 41 साल के हारे हुए असफल बेटे को मेरी माँ ने कहा था कि बेटा मेरे को 10,000 पेंशन देती है सरकार, तो चिंता मत कर, मैं तुझे रोटी दूंगी। मेरी पत्नी ने 1 रुपये का सिक्का दिया कि जाइए इसकी मूढ़ी ले आइए, और मूढ़ी पानी में भिगोकर मेरे को दिया गया। मेरी उम्र उस समय 41 साल थी, खाना नहीं बना था। मेरे अंदर की आत्मा ने मेरे को धिक्कारा कि एनविलोचन तू फिर भी क्यों जीवित है, इतनी भी शर्म नहीं है तो डूब के मर क्यों नहीं जाता। 41 साल का व्यक्ति अगर अपने बच्चों और अपनी पत्नी को रोटी का निवाला तक न दे सके तो ऐसे व्यक्ति के जीने का औचित्य क्या है, मरता क्यों नहीं, मर क्यों नहीं जाता। तुम चाहते हो अपने लोगों को बेनकाब करना, तो एक बार गरीब बनो, सब बेनकाब हो जाएंगे। सरोज कुमार आरसीएन बिजनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे बच्चों, आज मेरी स्टोरी को सुनो। जितने भी नीचे आप हो अपने जीवन में, लगेगा कि वो कुछ भी नहीं है। जब ये एनविलोचन यहां तक पहुंच सकता है तो निश्चित ऑफ कोर्स विदाउट फेल मैं भी पहुंचूंगा, मैं भी पहुंचूंगा। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 1961 की है, और 81 में मेरी शादी हो गई थी। जस्ट 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। उस समय बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं थी। मैं हाई स्कूल हाफ पैंट पहन के जाता था। आज लोग नर्सरी वाले बच्चे भी फुल पैंट पहन के जाते हैं। उस समय कल्चर कुछ और थी। मेरे माता पिता बगैर मेरे से कुछ पूछताछ के मेरी शादी कर दिए, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज कोई माता पिता अपने बच्चे की शादी अगर लगाते हैं तो पहले पूछ कर कंफर्म हो जाना चाहते हैं कि कहीं मेरा बेटा कोई एडवांस बुकिंग तो नहीं कर रखा है, जरा देख लेते। 81 में शादी हो गई थी। 84 में मेरे को जॉब मेरे पिताजी देने के लिए VRS लिए। सरकारी नौकरी में एक प्रावधान होता था कि अगर आप समय से पहले नौकरी छोड़ते हैं तो अपने परिवार के किसी भी बच्चे को नौकरी दे सकते हैं, जिसको हम VRS कहते हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम, है कि नहीं है। तो उसमें मेरे को 84 में नौकरी मेरे ही लिए मेरे बाबूजी ने छोड़ा, लेकिन मैंने नौकरी नहीं ली। आज जब मैं बिहार झारखंड के समाज को देखता हूँ, यंग मैन को देखता हूँ, नई जनरेशन के रुझान को देखता हूँ, नौकरी के पीछे पागल होता हुआ देखता हूँ, दीवानगी की हद तक जाता हुआ देखता हूँ, तो मैं मायूस होता हूँ। क्यों? नौकरी ही एकमात्र जीवन जीने का जरिया है, या फिर नौकरी अपने सपनों को पूरा करने का तरीका है? क्या है? नहीं। ये अफसोस कि हम उसी नौकरी के पीछे जान देते हैं। खेत जमीन बेचना, सोना चांदी बेचना, पैसे देना, पैरवी करना, कैसे भी नौकरी हासिल कर लेने की प्रकृति या कोशिश, प्रवृत्ति। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी गरीबी हमारी किस्मत के कारण नहीं, बल्कि हमारी गरीबी हमारी सामान्य सोच की वजह से रहती है। जीवन कोई खीरा तरबूज नहीं कि इसको काट के खत्म कर लो। अरे जीवन तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसको महान बना लो, कि मरने के बाद भी दुनिया याद। पेड़ पौधे कटते हैं तो कटने के बाद किसी ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाते हैं फर्नीचर बनकर। हम और आप जब कटेंगे तो या तो दफन कर दिए जाएंगे या शमशान में जला दिए जाएंगे। इतनी भी औकात नहीं कि मरने के बाद हम किसी की शोभा बढ़ाएं, तो क्यों न जीते जी कुछ ऐसा काम कर लो कि मरने के बाद दूसरों की नजरों में जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो। एक बात कहना चाहता हूं कि जिनके बड़े गोल होंगे ना, कभी नौकरी नहीं करेगा। जिसके बड़े सपने होंगे, इतिहास पढ़ने का नहीं, इतिहास में नाम दर्ज कराने का शौक होगा, वो कभी नौकरी नहीं करेंगे। हालांकि मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं था उन दिनों, और उन दिनों RCM का संस्कार भी नहीं था मेरा, लेकिन मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, मैं भीड़ का कारण बनना चाहता था। मैं भीड़ में जाकर विलीन हो जाऊं, नहीं, मैं जहां खड़ा हूं वहीं भीड़ आ जाए। अरे ऐसा बनने का प्रयास। कुछ अलग नहीं हो सकता, कुछ बड़ा नहीं हो सकता, कुछ ऐतिहासिक नहीं हो सकता? क्या इतिहास बनाने और बड़े काम करने के लिए दूसरी बार पैदा करेंगे क्या भगवान जी आपको? अब्राहम लिंकन, गौतम बुद्ध, नेपोलियन, गांधी, स्वामी विवेकानंद, इतने बड़े बड़े महान लोग 2 बार आए? 2 बार आए?
कितनी बार आए? जब इतने बड़े बड़े महान लोग भी एक ही बार आए, तो हमारी क्या औकात? हम भी एक ही बार के लिए हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम कर दें, क्यों ना कुछ ऐसा काम कर दें। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है? वेतन मिलेगा, हाय हाय हाय, नौकरी काम कुछ नहीं करना है, वेतन मिलेगा। तो वेतन मिलेगा तो रोटी चलेगी, रोटी चलेगी तो पेट पलेगा, फिर पेट पलेगा तो जीवन पलेगा, फिर 60 साल हो ही जाएंगे। 60 साल के बाद मौत का इंतजार करेंगे, मौत आएगी आराम से चले जाएंगे। न मरने का गम न जीने का उत्साह, यही तो सामान्य जीवन है। और ऐसे ही लोग जॉब की तलाश में रहते हैं, मेरे जैसे लोग नहीं। मैंने बोला पिताजी को कि आप पूरा समय नौकरी कीजिए, मेरे लिए नौकरी मत छोड़िए, मैं नौकरी नहीं करूंगा आपकी। उन्होंने कहा बेटा आने वाले दिनों में भगवान मिलेंगे लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। तू बाप की नौकरी नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? मैंने कहा बाबूजी आज तो आप बड़े प्रेम से मेरे को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन नौकरी के बाद जब आप मेरे से नाराज होंगे तो आप ये कहने से भी नहीं चूकेंगे कि इस नालायक को अगर मैंने अपनी नौकरी ना दी होती तो ये भीख मांग रहा होता। अरे मैं चाहे कुछ भी करूं अपने जीवन में, अपने पुरुषार्थ से हासिल करूंगा, आपकी दया नहीं चाहिए। मुझे किसी की दया पर जिंदगी नहीं जीनी, मुझे अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है, मैं नौकरी नहीं करूंगा। क्यों नहीं इतना कॉन्फिडेंस आप दिखाते? क्यों प्राइवेट नौकरी के लिए भी तैयार हो जाते हो? क्यों नहीं 3 साल संघर्ष करते हो? क्यों नहीं मरते हो? अरे जो मरता है वही जीवन का निर्माण करता है। सोचो, आराम आराम से, हाय हाय हाय, आराम आराम से काम होगा, आराम आराम से जीवन चलेगा। ये आराम नाम को हटाओ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। आराम, संघर्ष करो, स्ट्रगल करो, छोटी नहीं बड़ी स्ट्रगल करो। जिसके जीवन में बड़ा दुख होता है, जिसके जीवन में बड़े संघर्ष होते हैं, उसी के जीवन में बड़ी कामयाबी आती है। और जिसके जीवन में छोटा संघर्ष होता है, उसके जीवन में क्या आती है? तो आप ही बताओ कि छोटी वाली कामयाबी चाहिए कि बड़ी वाली? बोलो कौन सी चाहिए? तो संघर्ष भी कैसा चाहिए? मैं मेंटली तैयार करना चाहता हूं आपको जीत के लिए। बाहर फिजिकली तैयार हो जाएंगे जीत के लिए, सब कुछ बन जाएगा और इस जिंदगी में सब कुछ होगा, टेंशन मत लेना। मैंने अपनी नौकरी बेच दिया 15,000 में। कितना में? उन दिनों 15,000 की वैल्यू थी और मेरे ही उम्र का एक बंदा नौकरी लेकर खुश हो रहा था, मेरी नौकरी लेकर खुश हो रहा था, मैं अपनी नौकरी बेचकर खुश हो रहा था। आइडियोलॉजी का डिफरेंसेज है कि नहीं? विचारों का अंतर है कि नहीं? जिंदगी की लड़ाई बंदूकों और तोपों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ी जाती है। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर लीडर्स, हमेशा याद रखो। और आपका आरसीएम करना और आपका आरसीएम नहीं करना, दोनों में आपके विचार ही प्रकट होते हैं। 5 साल अगर ये महिला पूरी पॉजिटिविटी के साथ आरसीएम की हर मीटिंग में आवे, अपने अपलाइन के संपर्क में रहे, सिस्टम में बना रहे, तो ये क्या बन जाएगी? और 5 साल से पहले ये हाथ खड़ा कर देगी, सिस्टम से बाहर हो जाएगी, तो फिर क्या बनेगी? तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि अगले 5 साल कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, सरकार बदल जाए, मौसम बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन तुम आरसीएम में बनी रहना। मैंने अपना जॉब बेचा और 1989 में कोलकाता चला गया। 89 में एक कोलकाता चला गया और कोलकाता में मैंने एक छोटी सी दुकान ली। वो भी कैसे गया बताता हूं। अपनी पत्नी के जेवरात बेचे और अपनी सेवानिवृत्त माँ के अकाउंट से कुछ पैसे निकाले। वह मुश्किल 12-15 हज़ार रुपये हुए थे और उसको लेकर मैं कलकत्ता चला गया कारोबार करने, क्योंकि मुझे पता था कि बिजनेस करने से लोग अमीर बनते हैं। मुझे कुछ बदलना, कुछ बड़ा करना, अमीर बनना, कुछ ऐसा शौक था। मैं चला गया कलकत्ता, चला मुरारी हीरो बनने, चला गया कलकत्ता कारोबार करने। मेरे को कुछ अलग करना है। सही था कि नहीं?
और ऐसा भी नहीं कि मैं अपने फैसले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ज़्यादा फायदा ही हुआ, ऐसा नहीं है। आपके अच्छे फैसले कभी आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट भी देते हैं, उसको भी लेने के लिए तैयार रहना। आपके बड़े फैसले बहुत बड़ी सजा भी बन सकती है आपकी, इसके लिए भी तैयार रहना। लेकिन भागना मत, पलायन मत करना, सॉरी मत बोलना। मैंने एक दुकान खोली, 12-15 हज़ार रुपये हुए थे, और 91 में मेरी माँ ने बोला कि अब तू अपनी बीवी बच्चे को भी ले जा। मैं अपनी बीवी बच्चे के साथ चला गया कलकत्ता। दुकान तो 2 साल पहले ही खुल चुकी थी 89 में, और एक छोटा सा घर लिया। वो घर इतना ही छोटा था जितने बड़े में अभी वहाँ बैठी हो, तो वो वाला नहीं, सिर्फ इतना इतना, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ और वो मंच है, वो पीछे वाला भी नहीं, इतना 10 बाई 10 का एक कमरा होगा, या 8 बाई 10 का, या 8 बाई 8 का, और वो मिट्टी की दीवार, मिट्टी का फर्श, ऊपर में छप्पर छत। दूर सरकारी नल से मेरी पत्नी पानी लाती। मेरे उस मिट्टी के, उस झोपड़े के आगे मिट्टी का कच्चा आंगन, जिसके चारों तरफ गंदे नाले बहते। उस आंगन के बाद टूटा सा पखाना घर, जिसमें सही तरीके से पर्दे भी नहीं। यही था एन बिलोचन की लाइफ स्टाइल, यही है एन बिलोचन का अतीत। आज आपने मेरे को साफा दिया, बहुत बड़ी बड़ी इज्जत बख्शी, लेकिन ये मेरा आज का वर्तमान है, परंतु मैं अपने अतीत को कभी नहीं भूलता। आप भी अपने अतीत को कभी मत भूलना। वही एक झोपड़े से मैंने एक जिंदगी की शुरुआत की। मैंने बोला कुछ तो करूँगा, कुछ तो बड़ा करना है। मेरी फैमिली और मेरे रिलेटिव्स सारे गुस्से में कि इसने अपने बाप की नौकरी क्यों छोड़ी, इसने अमीर बनने का दुस्साहस क्यों किया, इसने लीक पर क्यों नहीं चला, लीक तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की, सभी मेरे खिलाफ। जब आप आरसीएम करने के लिए आगे बढ़ोगे तो आपके भी लोग खिलाफ होंगे, मैं बता देता हूं। समाज का नियम है उपहास, विरोध और अंत में समर्थन। पहले मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा ताकि तुम टूट जाओ, नहीं मानोगे तो फिर विरोध करेंगे डायरेक्ट तुम्हारी, फिर भी नहीं मानोगे, एक दिन वो समाज तुम्हारे साथ आ जाएगा। लेकिन सतत चलना पड़ेगा आपको, किसी से हिलना नहीं, किसी से टूटना नहीं। मेरे मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बेटियों, जिंदगी तुम्हारी है, परिवार भी तुम्हारा है, बच्चे भी तुम्हारे हैं, आने वाला कल यानी भविष्य भी तुम्हारा है। तो फैसले किसके होने चाहिए? तुम्हारे होने चाहिए। कभी इसकी इजाजत किसी दूसरे को मत दो। अपने जीवन की खुशियों का रिमोट कंट्रोल कभी दूसरों को मत दो। एकदम खड़े रहो, अड़े रहो। सभी लोग जीते हैं, एक दिन तुम भी। मेरे सारे रिश्तेदार मेरे विरोध में। इसने अमीर बनने का दुस्साहस क्यों किया? क्यों नहीं अपने माँ बाप की तरह नौकरी करके इसने भी गरीबी स्वीकार क्यों नहीं की? मैंने बोला जो होगा ठीक है। घर से दुकान, दुकान से घर, यही मेरी दिनचर्या होने लग गई। मेरी पत्नी ने बोला कोई गाड़ी वाड़ी खरीदिए। मैंने जीवन में पहली बार एक गाड़ी खरीदी जो थी सेकेंड हैंड साइकिल, वो भी नई नहीं, सेकेंड हैंड, क्योंकि नई साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी। और उसी से घर, दुकान, कुछ घर क्या, वही झोपड़ा, झोपड़े से दुकान, दुकान से झोपड़ा। एक बात है मेरे मित्र कि मैं एक ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति हूं। इसको हिंदी में कहते हैं आशावादी। आशावादी रहना, आप भी आशावादी बनना, निराशावादी मत बनना। आज तक पूरे भारतवर्ष में किसी भी थाने में मेरे नाम से कोई एफआईआर नहीं हुआ, किसी भी अदालत में मेरे नाम से कोई मुकदमा नहीं हुआ। मैं 1 मिनट के लिए भी आज तक जेल नहीं गया। लोग समझते हैं कि जो मर्द जेल नहीं जाते वो अधूरे होते हैं। हम अधूरे ही मरना चाहते हैं, हम पूरा नहीं होना चाहते लेकिन अपनी फेस वैल्यू एक्यूरेट रखना चाहते हैं। आप भी अपनी फेस वैल्यू पर ध्यान दो। मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, ये दिनचर्या चलती रही और मैं पीछे जाता रहा। कभी भी रोटी से ऊपर मैं सोच नहीं पाया। और जानती हो, लगातार 14 वर्षों तक शादी ब्याह के निमंत्रण पत्र मेरे पास नहीं आते थे। मेरा भाई है,
वो 10-12 लाख रुपए कमाता है, मर्चेंट नेवी है। वो अपनी कार से आता तो वो मेरे झोपड़े में नहीं आता, मेरे को बुला लेता कि भैया थोड़ा इधर आ जाइए, मैं आपसे मिलने आया। दुनिया बहुत जालिम है, अपनी औकात बनाइए चुपचाप। आपके पास कुछ पैसे हैं, आपके पास थोड़ी इज्जत है, आप सोचते हैं कि हमारे चाहने वाले बहुत हैं। गलत, बिल्कुल गलत। कोई इज्जत नहीं, सिर्फ आपके पैसे की कद्र है। जिस तरह गाय भैंस नदी किनारे मरी रहती है तो गिद्ध, कौवे, चीते, ताव, कुत्ते, सियार, बहुत सारे लोग उसके शरीर पर उमड़ते रहते हैं। जब अंतिम मांस का टुकड़ा समाप्त हो जाता है, एक भी कोई नजर नहीं आता। हड्डी कंकाल छोड़कर सब अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। यही चित्रण आज के समाज का है। तुम चाहते हो अपने लोगों को बेनकाब करना, तो एक बार गरीब बनो, सब बेनकाब हो जाएंगे। मैंने देखा है, मैं किसी किताब में पढ़कर नहीं बल्कि अपने अनुभव और बहुत कड़े अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। 91 के बाद ऐसी ही स्थिति सन 2000 तक रही। कोई निमंत्रण पत्र नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप जी रहे। लेकिन मैं आशावादी व्यक्ति, कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक हुआ नहीं। 2000 के बाद मेरी स्थिति और भी चिंतनीय हो गई। 2001, 2002, 2003 के बाद गेम ओवर। कुछ दबंग लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरे को कॉलर पकड़ के बाहर कर देते हैं और मैं सड़क पर आ जाता हूँ। और मेरी इस छोटी सी दुकान में 10 ताले लगा दिए जाते हैं। मैं भीख मांगता हूँ, मैं अपने बच्चों और अपनी फैमिली की दुहाई देता हूँ, कोई नहीं सुनते। कहते तुम्हारे ऊपर कर्जे हैं, जबकि मैं रोटी ही खा रहा था, झोपड़े में रह रहा था, फिर भी मैं कर्जे में था। सोचो जरा, सोचो। और मैं जब सड़क पर आ गया और तो मेरी जेब में 2 रुपए भी नहीं थे। मैं घर आता हूँ उस झोपड़े में मुंह लटकाता हुआ, बहुत मायूस। मैंने लोगों से बोला कि 14 साल तक मैं यहाँ आप लोगों की सेवा किया हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, 2 रोटी खाने के लिए इस दुकान को रहने दो। नहीं सुना। तुम जाओ वापस, अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारा गेम ओवर। मैं चुपचाप आकर उस झोपड़े में बैठ जाता हूं। मेरी पत्नी कुछ ऐसी स्थिति से अवगत थी, वो चुपचाप मेरे बगल में आती है, अपना हाथ मेरे कंधे पर लगाती है और कहती है सब ठीक हो जाएगा जी, आप ज्यादा चिंता मत करिए। इसलिए ऐसा नहीं बोल रही थी वो क्योंकि वो भविष्य दृष्टा थी, बल्कि इसलिए वो ऐसा बोल रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई डिप्रेशन में ये कोई गलत डिसीजन ना ले ले। उसने मेरे को ढाढ़स दिया। मैं ठीक 10 दिनों तक उस कलकत्ता की सड़कों पर आवारा की तरह घूमता रहा। मैं उस झोपड़े से निकलता, संबंधित लोगों की चौखटों पर नाक रगड़ता, कोई नहीं सुनते। वो बड़ी हुई दाढ़ी, वो काला कलूटा, एनविलोचन, दुबला पतला सा दिखने वाला, पाँव में हवाई चप्पल, वो अदना सा एनविलोचन, और मेरे में और भिखारी में कोई फर्क नहीं था। एक बार मैं घर आता हूं, तब मेरे अंदर कुछ सुसाइड करने की भी भावना आ गई। ऐसे हालात देखकर हमारे लोगों ने मेरे को मेरी मां तक पहुंचा दिया। उस दिन वाकई मैं हिल गया था। 40 से ऊपर की जिंदगी, घर में खाना नहीं बना था, सभी भूखे सो गए थे, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। उस झोपड़े में मैं संघर्ष में हार चुका था। मैंने कहा क्या पिता की नौकरी नहीं लेकर मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि जिंदगी ही दांव पर चली गई। मेरे 2 भांजों ने मेरे को मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ घर पहुंचा दिया। पत्नी बच्चे के साथ मैं अपनी 75 वर्षीय वृद्धा माता की गोद में आकर बच्चों की तरह रोने लगता हूँ। कहता हूँ माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारा बहुत नालायक बेटा हूँ माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। 41 साल के हारे हुए असफल बेटे को मेरी माँ ने कहा था कि बेटा मेरे को 10,000 पेंशन देती है सरकार, तो चिंता मत कर, मैं तुझे रोटी दूंगी। ठीक वहां पहुंचने से एक दिन बाद मैं विक्षिप्त अवस्था में रेलवे स्टेशन चला गया। ये सोचकर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं अपने छोटे भाई से नजरें नहीं मिला पा रहा था, मैं पत्नी का चेहरा नहीं देख पा रहा था, मां से दम भर बात नहीं कर पा रहा था। मैं हार चुका था। मेरे पिता भी उस समय तक मेरे को छोड़ के जा चुके थे। मैं बोला अब जीवन समाप्त ही कर लेना या इतनी दूर चले जाना जहां की मेरी मृत्यु की खबर भी मेरे लोगों तक ना पहुंचे। और रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, पहली बार किसी ने मेरे को, एक व्यक्ति प्रणाम करता है और आरसीएम बताता है।
भैया प्रणाम, आप आरसीएम जानते हैं? मेरी स्थिति को देखो। उस स्थिति में मेरे को किसी ने आरसीएम बताया था। आज आप अपनी स्थिति देखो, जब आपके पास कोई आरसीएम बताने आया है, जरूर मेरे से बेहतर स्थिति होगी आपकी। और मैं कहता हूं नहीं, मैं आरसीएम नहीं जानता। उसने मेरे को हाथ पकड़कर वापस लाया और कहा भैया आप एक मीटिंग में चलिए। और वो मीटिंग का डेस्टिनेशन था, मीटिंग का वेन्यू था मालदा टाउन कॉलेज ऑडिटोरियम। और मालदा टाउन कॉलेज ऑडिटोरियम में जाने के लिए मेरे उस छोटे भाई, जो दूर के रिश्ते में छोटे भाई लगता था, मेरे से 15 साल छोटा। आपको कोई आरसीएम बताने आता है तो उसका लुक मत देखो, उसकी फिजिक मत देखो, वो तो डाकिया है। डाकिये को क्या देखना, वो जो मनी ऑर्डर लाया है उसको देखो, क्योंकि उसको तो तुम्हारे, वो जो सिस्टम दे रहा है तुमको उसको देखो, लाने वाले वाहक को मत देखो। और मैं उस मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो गया कि मैं जाऊंगा, क्योंकि आशावादी व्यक्ति, मैं क्यों इनकार करूं? शायद भगवान ने कोई अपॉर्चुनिटी भेजी हो। मैंने यस कहा और उस लड़के ने कहा कि भाभी आप भैया का कपड़ा साफ कर दीजिएगा। और मेरी पत्नी कपड़े साफ कर रही थी और मैं उस इकलौते कपड़े सूखने का इंतजार अपना गमछा पहनकर कर रहा था। 41 साल के जीवन में मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं थे। याद रखना, इसको लिख लेना कहीं। एन विलोचन के पास रोटी नहीं थी जब वो भूखा सोया था पूरी फैमिली से, और एन विलोचन के पास कपड़े भी नहीं थे। उस इकलौते कपड़े के सूखने का इंतजार वो गमछा पहनकर कर रहा था। मैं समझता हूं कि इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं होंगे। सोचो, जब इतना बुरा अतीत वाला व्यक्ति जब यहां तक आ सकता है तो मेरे से अच्छा वर्तमान आपका है। आप क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? और मेरे को आरसीएम की मीटिंग में बिठा दिया गया और वो मीटिंग थी दी ग्रैंडफादर ऑफ द सिस्टम, आदरणीय श्री बीसी छाबड़ा सर जी की मीटिंग थी। बीसी छाबड़ा सर जी ने कहा कि तू क्यों रोता है? रो मत, तू अपने को अभागा क्यों कहता? अगर तू अभागा होता तो इस संसार में कीड़े मकोड़े बनकर पैदा हुआ होता। अगर तू अभागा होता तो इस संसार में जानवर बनकर पैदा हुआ होता। अरे तू तो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान के रूप में पैदा हुआ है, तो फिर तू अभागा कैसे है? मैं कहता हूं कि तू अभागा नहीं है, बस ये कमी है कि तू जागा नहीं है, जागा नहीं है। एक बात और भी उन्होंने कहा था, सबका अतीत होता है, आपका भी अतीत होगा, लेकिन कभी अतीत में मत जाना। तुम्हारा अतीत क्या था इससे कोई मतलब नहीं। अतीत में मत जा, अतीत मुर्दा है, अतीत में जाएगा तो मुर्दा बन जाएगा। तू कहां जाना चाहता है ये देख, क्योंकि भविष्य में जा, भविष्य जिंदा है, भविष्य में जाएगा तो विजेता बन जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। घर आकर मैं अपनी सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड मां से, मां का पांव दबा रहा होता हूं और मैं बोलता हूं, मां मैं आरसीएम की मीटिंग से आ रहा हूं, मेरे को आरसीएम से जुड़ना, तू मुझे 1260 रुपये देगी? दे दे मां। मेरे पास तो 2 रुपये नहीं थे, तो 1260 कहाँ से आते? आरसीएम से जुड़ने की सबसे सस्ती किट थी 1260 रुपये, और मेरी मां ने मुझे 1260 रुपये दिए और मैं आरसीएम से जुड़ गया। आरसीएम से जुड़ने के बाद 12वें महीने मैंने रॉयल्टी ली, 13वें महीने, 18वें महीने मैंने टेक्निकल लिया। 3 मार्च 2005 को मेरी गाड़ी का रंगोली आदरणीय श्री बीसी सर किए थे। मैंने मारुति 800 खरीदा था। सुनो बेटी, आरसीएम में कैसी स्थिति में ज्वाइन किया वो तो देख चुकी। और आरसीएम से जुड़ते ही मैंने 18वें महीने में क्या खरीदा? गाड़ी। क्या खरीदा? वो भी 2 चक्का नहीं, 4 चक्का मारुति 800 मैंने खरीदा। और वो गाड़ी मैंने लोन पर नहीं खरीदा, क्योंकि मैं भूतपूर्व भिखारी था। कहाँ पेपर डॉक्यूमेंट आते, कौन मेरे को लोन देता? मैंने वैसे ही नगद कार खरीदी जैसे सब्जी मंडी में लोग आलू प्याज नगद खरीदते हैं। दैट इज द पावर ऑफ आरसीएम। आज तक मैंने 6 गाड़ियां खरीदी है। मेरे पास एनी टाइम 2 गाड़ी रहती है।
अब मैं अपने उस पैतृक घर में नहीं रहता बिहार, मैं तो बिहार ही छोड़ दिया, मैं झारखंड में रहता हूँ, लेकिन पुराना घर अभी भी है। मैंने अपनी मेरी बहन को दे दिया, तू दिया बत्ती जला, मेरे उस माता पिता की याद को जिंदा रख। और मैं चला गया शानदार अपार्टमेंट में, 4 बेडरूम्स फ्लैट में मैं रहता हूँ। एकदम फर्स्ट क्लास ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, पूजा घर है, किचन है, हर रूम में एयर कंडीशन है। जब मैं निकलता हूँ घर से तो लिफ्ट का दरवाज़ा गार्ड खोलता है, मेरे को बोलता है नमस्ते। मैं कहता हूँ मत बोलो नमस्ते, अगर मैं आरसीएम नहीं करता तो तेरे ही जैसा कहीं गार्ड रहता, इसलिए मेरे को तुम नमस्ते मत बोलो, तू भी आरसीएम करो। मेरे को जो एप्पल खिलाता है मैं उसको भी आरसीएम से जोड़ता हूँ, जो मेरे जूते में पॉलिश करता है उसको भी आरसीएम से जोड़ता हूँ, जो मेरे कपड़े धोता है उसको भी, उस धोबी को भी मैं आरसीएम से जोड़ता हूँ। मेरे कंसर्न में आने वाले सभी लोगों को मैं आरसीएम बताता हूँ, क्योंकि बताना मेरा काम है, जुड़ना या न जुड़ना इसका फैसला आपके हाथ है। इससे मेरे को कोई फर्क नहीं। आज की स्थिति क्या है? शानदार। मेरी पत्नी भी मेरी डाउनलाइन में, तुरंत मैंने जोड़ा था उसको। आप लोग भी ये भूल मत करना, अकेले मत जुड़ना, तुरंत अपनी घरवाली को जोड़ना, साथे साथे जुड़ना। मियाँ बीबी के बीच किसी तीसरे को आना चाहिए, बोलो बोलो। हाँ, तो यहाँ भी मियाँ बीबी के बीच किसी तीसरे को मत रखना, खुद जुड़ना, तुरंत अपनी लुगाई को जोड़ना, अपनी घरवाली को जोड़ना। मैंने ऐसा ही किया तो क्या हुआ, मेरी एक ग्रुप वाली जितनी बिजनेस मेरी घरवाली की हो गई, फिर उनका मैंने सेकंड लेग भी खोल दिया तो वो एमराल्ड बन गई। 1 लाख रुपया महीना। सोचो सोचो, मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ बताया है तो मैं 64 हूं कि नहीं, तो मेरी पत्नी भी तो 60-61 होगी, बोलो बोलो। और वो एमराल्ड है, 1 लाख रुपया महीना कमाने वाली, उसका नाम ललिता है। वो जब बैंक में जाती है, सिग्नेचर करने का कोई अगर जरूरत आ जाए तो एक तरफ बॉडी बिल्डर बेटा, मेरा बेटा खड़ा होता है, दूसरी तरफ मैं खड़ा होता हूं, और वो बीच में ललिता लिखने में 3 मिनट लगाती है। और वो कितना कमाती है, बोलो बोलो बोलो। आज टियागो मैं रखता हूं क्योंकि उसकी माइलेज थोड़ा ज्यादा है। माइलेज यानी ज्यादा है, यानी तेल कम खर्च होता है, मैं ज्यादा घूमता हूं। मैंने 2 लाख किलोमीटर उस गाड़ी को चला दिया। फोर्ड रखता हूं अपनी हेमा मालिनी के लिए, फोर्ड एकदम। मैं कहीं भी रहूं अपनी गाड़ी में, एक गाड़ी मेरी हेमा मालिनी के लिए हमेशा एक गैरेज में रहना चाहिए। वो जब निकलती है कभी कभी तो चलिए जी मैं भी चलती हूं। अब क्या उसकी ठाठ देखो, शानदार तरह से पहले वो सजती है, कीसूल का प्रोडक्ट लगाना, महंगी साड़ी पहनना, उल्टा आंचल ओढ़ना, ऊपर से सोने की चैन पहनना, लाल रंग की लिपस्टिक लगाना, एकदम से सच सबर के गाड़ी में बैठती है। और ऐसी बैठती है कि मैं क्या बोलूं, वो धर्मेंद्र वाली हेमा मालिनी भी फेल हो जाएगी हमारी घर वाली को। और वो जब गाड़ी में स्टार्ट करता हूं तो ठंडा के दिन में भी कोनी मार के कहती है कि जी एसी चलाइए। देख रहे हैं पावर? आपको भी ऐसा जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए? बेटा आगे पीछे घूमता है, और मेरी बहू, अभी भी 1 साल हुआ है, मेरी बहू भी आ गई है। मैं मांगता हूं कि प्रियंका चाय देना, तो वो कॉफी ला कर देती है। मैं बोलता हूं नहीं नहीं रोटी नहीं, थोड़े पराठा बना दो, तो कचौड़ी बना देती है। अरे ये स्वाभिमान और ये शानदार इनकरेजमेंट तुम्हारी कामयाबी की वजह से ही आएगा। आपकी कामयाबी आपको सिर्फ धनवान ही नहीं बनाती, बल्कि आपका स्वाभिमान भी बढ़ाती है। बोलो मेरा कल का जीवन अच्छा था या आज का जीवन अच्छा? नहीं, दिल से बोलो, आज का अच्छा है? रियली?